मालवा लौटने के बाद महमूद खिलजी के मन में अब युद्ध का उन्माद नहीं रहा। उसके भीतर एक गहरी चुप्पी उतर आई थी। वह जान चुका था कि मेवाड़ केवल सीमाओं से नहीं लड़ता, वह धैर्य, भूमि और समय तीनों को शस्त्र बनाकर युद्ध करता है। मांडू के दुर्ग में दिन बीतते गए। सेना थकी हुई थी, अमीरों में फूट थी और प्रजा के मन में शासन के प्रति पहले जैसा भय नहीं रहा। खिलजी ने स्वयं अनुभव किया कि उसकी शक्ति अब वैसी नहीं रही जैसी कभी थी। पर इतिहास में ऐसा बहुत कम होता है कि एक शासक की दुर्बलता दूसरे की दृष्टि से छिपी रह जाए। मेवाड़ में राणा कुंभा ने इन सब बातों को गुप्तचरों के माध्यम से जाना। उन्होंने मंत्रियों और सेना नायकों को बुलाया। यह सभा युद्ध की नहीं, निर्णय की थी। राणा कुंभा ने शांत स्वर में कहा, अब तक मेवाड़ ने अपने द्वार पर युद्ध लड़ा है। अब समय है कि शत्रु को यह अनुभव कराया जाए कि जो राज्य धर्म की रक्षा करता है वो अन्याय की भूमि तक पहुंचने का सामर्थ्य भी रखता है। मेवाड़ की सेना फिर से संगठित की गई। इस बार उद्देश्य किले तोड़ना नहीं था, न ही नगर उजाड़ना। उद्देश्य केवल एक था, मालवा की सैन्य शक्ति को ऐसा आघात देना कि वह वर्षों तक मेवाड़ की ओर देखने का साहस न करे। जब मेवाड़ी सेना अरावली की सीमाएं पार कर मालवा की ओर बढ़ी तो उसका रूप पहले जैसा नहीं था। न कोई जल्दबाजी, न कोई प्रदर्शन। यह अनुशासित, मौन और दृढ़ गति थी। मालवा के सीमांत क्षेत्रों में मेवाड़ी दलों ने सैन्य चौकियों को एक एक कर निष्क्रिय किया। यहाँ युद्ध कम, रणनीति अधिक थी। खिलजी को समाचार मिला कि मेवाड़ की सेना उसकी भूमि में है, पर वह यह तय नहीं कर पा रहा था कि उसका सामना कहां किया जाए। अंततः दोनों सेनाएं एक ऐसे क्षेत्र में आमने सामने आईं, जहां पीछे हटने का मार्ग कठिन था। यह निर्णायक क्षण था। राणा कुंभा अपने घोड़े पर सवार सेना के सामने आए। उनकी वाणी ऊंची नहीं थी, पर प्रत्येक शब्द सैनिकों के हृदय में उतर गया। उन्होंने कहा, आज का युद्ध विजय के लिए नहीं, स्थायित्व के लिए है। जो भूमि धर्म से शासित होती है उसे अन्याय से मुक्त रखना हमारा कर्तव्य है। मेवाड़ी सेना एक संगठित प्रहार के साथ आगे बढ़ी। यह युद्ध लंबा नहीं था। मालवा की सेना पहले ही विभाजित और शिथिल थी। कुछ ही समय में उसकी पंक्तियां टूट गईं। खिलजी स्वयं इस युद्ध में उपस्थित नहीं था। उसे जैसे ही पराजय का समाचार मिला, उसने पीछे हटने में ही अपनी भलाई समझी। यह उसका अंतिम स्वीकार था कि मेवाड़ को बल और कपट से नहीं झुकाया जा सकता है। मेवाड़ी सेना विजय के बाद अधिक भीतर नहीं गई। न नगर लूटे गए, न प्रजा को पीड़ा दी गई। राणा कुंभा ने स्पष्ट आदेश दिया, हमारा युद्ध शासक से है, जनता से नहीं। और इस प्रकार मालवा और मेवाड़ के बीच एक ऐसा संतुलन स्थापित हुआ जो वर्षों तक अडिग रहा। मेवाड़ लौटते समय किसी विजय उत्सव की घोषणा नहीं हुई। राणा कुंभा सीधे कुंभलगढ़ पहुंचे। राणा कुंभा युद्ध के बाद सीधे कुंभलगढ़ पहुंचे। एकलिंग महादेव के मंदिर में उन्होंने मस्तक झुकाया और केवल इतना कहा, यह सब तुम्हारी कृपा से हुआ। यहीं से राणा कुंभा का यश केवल एक योद्धा के रूप में नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी, संयमी और धर्मनिष्ठ शासक के रूप में भारतवर्ष में फैलने लगा। मालवा के इस भयानक युद्ध के बाद कुंभा ने मेवाड़ की सुरक्षा के लिए यह महसूस किया कि विजय तो मिली पर स्थिरता आवश्यक है। उसने निर्णय लिया कि वो ऐसी किलेबंदी कराएगा जो आने वाली सदियों तक दुश्मनों को रोक दे। उसकी आंखों ने कुंभलगढ़ की रूपरेखा देख ली। पहाड़ों की मेरुदंड पर पत्थरों की पातें लगेंगी और दीवारें उठेंगी। मजदूरों ने रात दिन एक कर दिए। पत्थर ओट ओट कर लगे। पत्थर के काम में ऐसी मेहनत लगाई गई कि चट्टानें भी नरम दिखने लगीं। कुंभलगढ़ की दीवारें उठीं, 36 किलोमीटर लंबी, अजेय और सख्त। यह किला बाद में दुनिया की सबसे लंबी दीवारों में दूसरे पायदान पर गिना गया। उसकी दीवारें ऐसी थीं कि दुश्मन के कंधे पर भी आंख झुक जाती। चित्तौड़ में विजय स्तंभ खड़ा हुआ, 9 मंजिले, हर मंजिला वीरता के किस्सों से भरा। उस पर उकेरे गए थे वे नाम जो रणभूमि में अमर हुए। उन वीरों की कहानियां पत्थरों पर बस गईं। कुंभा केवल योद्धा नहीं, संरक्षक भी था। उसने कुल 84 किलों का निर्माण या पुनर्निर्माण कराया ताकि मेवाड़ का हर कोना सुरक्षित रहे।
पर राणा कुंभा सिर्फ तलवार नहीं था, उसका एक और चेहरा था, संगीतकार, कवि और संरक्षक। रातें जब वह रणक्षेत्र से लौटता तो महल की खिड़कियों में वीणा की धुनें गूंजती। संगीत राज की उपाधि से भी उसका नाम जुड़ा। कवियों की मंडली, शिल्पकारों का वास, उसके दरबार में कला का जमघट रहता। वह मानता था कि युद्ध के अलावा संस्कृति और साहित्य भी राष्ट्र की रीढ़ है। उसने संगीत, नृत्य और स्थापत्य को संरक्षण दिया। यही कारण है कि उसके शासनकाल को मेवाड़ का स्वर्ण युग कहा जाता है। राजनीति और कूटनीति कुंभा सिर्फ लड़ता नहीं था, वह समझता था कि शांति के लिए नीति भी जरूरी है। उसने पड़ोसी राज्यों के साथ समझौतों का संतुलन बनाया, व्यापारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की और जनता के साथ निकटता बनाए रखी। उसकी नीतियों ने मेवाड़ को आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से भी समृद्ध किया। परिवार में उभरती दरारें, जटिल रिश्ते, इतने सारे तीर्थों और विजयों के बीच भी मानव मन की कमजोरियां बनी रहीं। दरबार में कई लोग ईर्ष्या की आग में जल उठे। कुंभा का पुत्र उदय सिंह, उदका, धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी आंखों में लालच और स्वार्थ की छाया पनपने लगी। कई बार दरबार की फुसफुसाहटों में यह कहा गया कि सत्ता पर उदय सिंह का हक होना चाहिए, पर कुंभा की निष्ठा अटूट थी। वह मेवाड़ को पहले रखता था, पर परिवार के भीतर उभरती दूरी किसी भी राज्य के लिए घातक सिद्ध हो सकती थी, और यही सच हुआ। समय बहता गया, पर मानव स्वभाव की जटिलताएं नहीं बदली। 1468 की किसी शाम को कुंभलगढ़ के पास आरती के बाद कुंभा मंदिर से लौट रहा था। आकाश में हल्की गुलाबी छटा थी। शायद उस शाम कुंभा अपने जीवन और कर्मों पर सोच रहा था। पीछे से कदमों की आवाज आई, पर महल के पास यह आवाज अनहोनी नहीं लगती थी। लोग आते जाते रहते थे, पर यह कदम फरेब से भरे थे। अचानक एक छिपी तलवार ने पीछे से वार किया। वार तेज था, पर अंत में वही हुआ जिसका डर था। राणा कुंभा गिरे। वह निःशब्द नहीं हुआ। उसने आखिरी सांसें ली, पर उसकी आंखों में कोई अफसोस नहीं था, बस एक शांत मुस्कान, जैसे उसने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया हो। मेवाड़ रह रहकर अनुनय करता रहा। लोग रोए, तराने गूंजे, और उस रात किले की घंटियां बेजार थीं। उदय सिंह भाग निकला, पर इतिहास ने उसे स्वीकार नहीं किया। जनता ने शोक मनाया और चित्तौड़ की पत्थर की दीवारें देर तक गूंजती रहीं। एक राजा गया। कुंभा की मृत्यु का मतलब था परिभाषा का अंत नहीं। उसकी बनाई दीवारें, किले और स्तंभ, उसकी सैन्य नीति और कला का संरक्षण, सब कुछ अमर हो गया। मेवाड़ की जनता ने उसकी गाथा को पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाया। उसकी 84 किलों की गिनती, कुंभलगढ़ और विजय स्तंभ तथा राणाओं के साहस की कहानियां इतिहास में दर्ज हो गईं। बाद में उसी किले महाराणा प्रताप का जन्म हुआ।